हे एवरीवन। सो आज हम जानेंगे अबाउट हेमीप्लेजिया, दिस डेफिनेशन, हाउ इट अकर्स एंड मतलब डायग्नोसिस, इटियोलॉजी, ट्रीटमेंट एंड ऑल। तो आज हम हेमीप्लेजिया के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हेमोप्लेजिया. व्हाट इज हेमीप्लेजिया? Hemiplegia is a total paralysis of the arm, leg and trunk on the same side of the body. हेमीप्लेजिया क्या होता है? एक टोटल पैरालिसिस होता है जिसमें जो आपकी आर्म्स, लेग्स और ट्रंक यानी कि आपकी बॉडी जो होती है वो ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी, सिर्फ एक तरफ की जो बॉडी होगी वो आपकी आपकी पैरालाइज हो जाएगी. हेमी मीन्स हाफ, सो हाफ आपकी हाफ ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड हेमीप्लेजिया. ठीक है. सीवियर और कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर फंक्शन ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी. तो इसमें क्या होगा, जब आपकी हाफ ऑफ द बॉडी टोटली पैरालाइज हो रही है तो इसमें जो आपकी मोटर फंक्शनिंग है वो कम्प्लीटली जो होती है लॉस हो जाएगी ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉडी, सिर्फ एक साइड की बॉडी की. ठीक है. हेमीप्लेजिया इज़ मोर सीवियर देन हेमीपैरेसिस. ठीक है. हेमीप्लेजिया जो है वो हेमीपैरेसिस से ज़्यादा सीवियर है. ठीक है. वेयर इन वन हाफ ऑफ द बॉडी हैज़ लेस मार्क्ड वीकनेस. इसमें क्या होता है, हेमीपेरियसिस में क्या होता है कि आपकी जो हाफ ऑफ द बॉडी होती है उसमें जो होता है वीकनेस कम होती है, बट जो आपकी हेमीप्लेजिया होती है उसमें बॉडी पूरी तरीके से ही वर्क करना बंद करती है, बट हेमीपेरियसिस में बॉडी पार्शियली फिर भी वर्क करती है. ठीक है. हेमीप्लेजिया में भी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड फ्रॉम एनी इलनेस और स्ट्रोक. जो आपका हेमीप्लेजिया होता है वो कंजेनाइटल भी होता है. इट मीन्स कि वो बाय बर्थ भी प्रेजेंट हो सकता है पेशेंट में, या फिर एक्वायर्ड हो सकता है किसी इलनेस की वजह से उसको हो सकता है, या फिर अगर उसे कभी स्ट्रोक वगैरह हुआ हो तो तब वो हो सकता है. देन कम्स कि आपके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं हेमीप्लेजिया के. ठीक है. वेरी ट्रिमेंडियसली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देखिए, सबसे पहली बात, पर्सन टू पर्सन जो हेमीप्लेजिया के सिम्टम्स होते हैं वो वेरी करते हैं, मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. ठीक है. सेकेंड, सबसे पहला आता है आपका डिफ़िकल्टी इन गेट. गेट यानी कि आपका पोस्चर, मूवमेंट. तो उसमें सबसे पहले जब आपकी हाफ ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो जाएगी तो आपको ऑफकोर्स मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी. ठीक है. सेकेंड इज़ डिफ़िकल्टी विद बैलेंस वाइल स्टैंडिंग और वॉकिंग. ऑफकोर्स जब आपकी हाफ ऑफ द बॉडी इज़ पैरालाइज तो जो आपकी स्टैंडिंग और वॉकिंग है उसमें आप बैलेंस ही नहीं बना पाएंगे. दैन कम्स हैविंग डिफ़िकल्टी विद मोटर एक्टिविटीज़. अब आपकी मोटर एक्टिविटीज़ में डिफ़िकल्टी आएंगी, लाइक होल्डिंग, ग्रास्पिंग और पिंचिंग. जिस पार्ट का आपका हेमीप्लेजिया हुआ है उसमें आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी मोटर एक्टिविटीज़ की भी. ऑफकोर्स जब आपका हाफ पैरालाइज हो रहा है तो आप उस वाले एरिया से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो आप वहाँ से बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे और आपकी जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी. आप उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर पाएंगे, ग्रास्प नहीं कर पाएंगे. ठीक है. इंक्रीज स्टिफनेस ऑफ मसल्स. अब ऑफकोर्स जब आपका हेमीप्लेजिया हो रहा है, हेमीप्लेजिया इज बेसिकली आपकी बॉडी का कोई वर्क ही नहीं कर पा रही मसल्स एंड ऑल, क्योंकि स्टिफनेस हो जा रही है. स्टिफनेस यानी कि वो हार्ड हो जा रही है, वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगी, मसल स्पाज्म होंगे. ठीक है. एंड डिफ़िकल्टी विद स्पीच. ऑफकोर्स जब हाफ ऑफ द बॉडी इंक्लूड हो रही है तो हाफ ऑफ द ब्रेन भी इंक्लूड होगा, जिसमें आपकी डिफ़िकल्टी इन स्पीच आएगी, आपको पेशेंट को बोलने में प्रॉब्लम होगी. और देन डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग फूड. खाना स्वेलो करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी. ऑफकोर्स हाफ ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो रही तो हाफ ऑफ द बॉडी फंक्शन टोटली इम्पेयर हो जाएंगे. ठीक है. सिग्निफिकेंट डिले ड्यूरिंग स्टैंडिंग. अब आप जब एकदम से अगर आप स्टैंड करना चाहें, खड़े होना चाहें, तो आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपके हाफ बॉडी फंक्शन कर रही है प्रॉपरली, बट हाफ बॉडी जो है वो फंक्शन नहीं कर रही है. देन स्माइलिंग, क्रॉलिंग, स्पीकिंग, आपको सब में जो होगा काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा पेशेंट को. द मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन हु डेवलप हेमीप्लेजिया ऑल्सो हैव एबनॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट. देखिए, अब जो बच्चे होते हैं जिनको हेमीप्लेजिया डेवलप होता है, लाइक कंजेनाइटल जिनमें होता है, तो उनमें जो होता है एबनॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट होता है. ठीक है. क्योंकि ऑफकोर्स हाफ ऑफ द ब्रेन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन हेमीप्लेजिया, तो जब वो भी फंक्शनिंग करेगा तो ऑफकोर्स मेंटल रिटार्डेशन बच्चों में देखा जाएगा. बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लाइक एंजाइटी, एंगर, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन और कॉम्प्रीहेंशन. ये सारी चीज़ें, ब्रेन अफेक्ट हो रहा है तो ये सारी चीज़ें भी इम्पेयर हो जाती हैं. इमोशंस, बंदे को जो पेशेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा. ठीक है. शोल्डर पेन होगा इसमें. देन कम्स कॉजेज़. अब ये कैसे होता है, तो सबसे पहला है सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स. सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट मीन्स अगर आपकी ब्रेन में कोई एक्सीडेंट हुआ है
किसी एक्सीडेंट की वजह से आपका ब्रेन डैमेज हो चुका है, ठीक है, आपके सेरेब्रल पोर्शन को हार्म पहुंचा है तब। देन थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म और हेमोरेज, यानी कि जब आपके थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है, फिर एम्बोलिज्म फॉर्म होता है, थ्रोम्बोसिस से एम्बोलिज्म फॉर्म होता है, ठीक है। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है। एम्बोलिज्म में क्या होता है कि वो जो थ्रोम्बोसिस के जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो वहाँ से ब्रेक डाउन होते रहते हैं और ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, तो आपको जब वो ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होंगे तो वो ब्लड वेसल्स को चोक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका हेमोरेज वगैरह हो जाता है। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, आपका हार्ट इस्चेमिक अटैक आएगा आपकी जो है इस्चेमिक अटैक में क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन उसे प्रोवाइड नहीं होगा। माइग्रेन का सिंड्रोम है किसी पेशेंट को, ठीक है, और हेड ट्रॉमा हुआ है किसी को, ब्रेन कॉन्ट्यूशन यानी कि ब्रेन में कोई इंजरी हुई है, ठीक है, सबड्यूरल हिमेटोमा हुआ है, यानी कि जो आपका सबड्यूरल स्पेस होता है उसमें आपका हिमेटोमा हो गया है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो चुका है। एपिड्यूरल हेमेटोमा हुआ है, एपिड्यूरल रीजन में हेमेटोमा हुआ है। देन टॉर्च पैरालिसिस, ये भी एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपका हेमीप्लेजिया होता है। फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस भी हेमीप्लेजिया कॉज करता है। फिर आता है ब्रेन ट्यूमर, अगर किसी पेशेंट को है तो हेमीप्लेजिया डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, अगर आपके पास सबड्यूरल एम्फाइमा है, मेनिंजाइटिस की कंडीशन है, मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन हो गई है किसी के, नॉन कीटोटिक हाइपरसोमोलर कोमा अगर किसी को है, वेस्कुलाइटिस है, और एक्यूट नेक्रोटाइजिंग माइलाइटिस है, यानी कि जो माइलीज है उनमें इन्फेक्शन हो गया है, आपका इन्फ्लामेशन हो चुका है, कोई हेरिडिटी डिजीज़ अगर है, ठीक है, और ल्यूकोडिस्ट्रोफीज़ है, ठीक है, आपकी जो ल्यूकोडिस्ट्रोफीज़ अगर पेशेंट को है तो उसको हेमीप्लेजिया डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। देन कम कॉमन कॉजेज़ बाय इटियोलॉजी, जो आपकी इटियोलॉजी है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ क्या हैं, तो आपने जनरल कॉजेज़ पढ़े कि क्या क्या है, उसमें सबसे कॉमनली क्या होता है। सबसे पहला होता है वैस्कुलर कॉज में सब वैस्कुलर के अंडर हम देखें तो उसमें सेरेब्रल हेमोरेज काफ़ी कॉमन है, देखा जाता है पेशेंट्स में जिनको सेरेब्रल हेमोरेज होता है उनको ईजिली आप कह सकते हैं कि हेमीप्लेजिया डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। स्ट्रोक भी आज के टाइम पे काफ़ी कॉमनली देखा जाता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। फिर आता है इन्फेक्टिव अगर कंडीशन है तो उसके अंदर अगर आपका एनकेफेलाइटिस है पेशेंट को, ठीक है, ब्रेन डैमेज हो रहा है, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मेनिंजाइटिस है आपका, ब्रेन एब्सेस है, ब्रेन में पस फॉर्मेशन अगर हो जा रहा है, फ्लूइड फॉर्मेशन हो रहा है, तो भी पेशेंट को हेमीप्लेजिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं। देन कम्स न्यूप्लास्टिक में आपका है ग्लायोमा मेनिंजियोमा, आपकी ये मेनिंजिस में ही प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो जाती है। डीमाइलिनेशन में क्या होता है, डीमाइलिनेशन मीन्स जो आपकी नर्व्स होती हैं उसमें जो माइलिन शीट्स है वो कवर्ड होती है, आप लोग जानते होंगे। तो डीमाइलिनेशन में क्या होता है, वो जो शीट होती है माइलिन शीट वो आपकी डिकम्पोज होने लगती है, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायरेक्टली आउट ऑफ द बॉडी जो है वो दूसरे सेल से दूसरे पार्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से जो होता है आपकी ब्रेन सिग्नलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें क्या है, डिससेमिनेटेड स्क्लेरोसिस हो गया, और लीजन्स टू द इंटरनल कैप्सूल, अगर आपकी उसकी इंटरनल कैप्सूल में अगर कहीं आपके डैमेज हो चुका है, लीजन्स बन चुके हैं, तो आपको हेमीप्लेजिया होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। फिर आता है ट्रोमैटिक में क्या है आपका सेरेब्रल लैक्रुलेशंस, अगर लेसरेशंस, जो सेरेब्रल लेसरेशंस अगर हो गए, कट्स वगैरह आ चुके हैं, कहीं से लग गई है, तो सबड्यूरल हिमेटोमा, आपकी जो सबड्यूरल रीजन है वहाँ पर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो चुका है। रेयर कॉज ऑफ हेमीप्लेजिया इज़ ड्यू टू एनेस्थेटिक इंजेक्शन गिवन इंट्राआर्टरली रैपिडली, यानी कि जो सबड्यूरल हिमेटोमा होता है ये रेयर होता है, क्योंकि रेयर कॉज होता है क्योंकि इसमें जो आपका ये मोस्टली आपके जब आप लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तब ये ज़्यादा होने के चांसेस होता है, मतलब काफ़ी रेयर होता है, ये ऐसे नहीं होता। यूजुअली एनेस्थीसिया का एक साइड इफ़ेक्ट है, आप गलत डोसेज दे देते हैं अगर तो तब होता है। गिवन इंट्रा आर्टरियली रैपिडली, अगर आप उसको इंट्रा आर्टरियली दें, क्योंकि हम इंट्रावीनसली इंसर्ट करते हैं, अगर आप इंट्रा आर्टरियली देते हैं तो ये उसका एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिवन इन अ नर्व ब्रांच। ऑफ कोर्स एनेस्थीसिया जो होता है वो नर्व ब्रांच में दिया जाता है, तो अगर हम उसे इंट्रा आर्टरियली दे देते हैं तो इससे जो होता है आपका कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हेमीप्लेजिया होने के चांसेस हो जाते हैं। देन कम कंजेनाइटल में आता है सेरेब्रल पैल्सी और डिसएमिनेटेड मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज सेम, जो आपका माइलिन शीट का जगह जगह से जो आपका डिग्रेडेशन होने लगता है, दैट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
साइकोलॉजिकल क्या है, पैरासोमनिया। पैरासोमनिया यानी कि नॉक्टर्नल हेमिप्लेजिया, यानी कि जब आप सोएंगे रात को तो तब आपकी होगी हाफ ऑफ द बॉडी वो आपकी पैरालाइज हो जाएगी, ठीक है, दैट इज़ पैरासोमनिया। देन कम्स पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या है कि द एग्जैक्ट कॉज ऑफ हेमिप्लेजिया इज नॉट नोन इन ऑल केसेस। सारे केसेस में एग्जैक्ट कॉज ऑफ हेमिप्लेजिया नहीं पता है, ठीक है। तो ब्रेन इज डिप्राइव्ड, तो इसमें क्या देखा जाता है, ब्रेन इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेन को सबसे पहले ऑक्सीजन नहीं मिलती है एंड दिस रिजल्ट इन द डेथ ऑफ न्यूरॉन्स। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। व्हेन द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इज डैमेज, तो जब आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज हो जाएगा द इंडिविजुअल इज़ यूजुअली मैनिफेस्टेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। तो जो इंजरी होती है वो आपकी अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी में मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि हमारा जो राइट हेमिस्फीयर ऑफ द हेड ब्रेन होता है वो हमारे लेफ्ट पोर्शन को कंट्रोल करता है और हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है हमारे राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में कहीं डैमेज आ जाता है तो वो अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी में उसके इंजरी देखने को मिलती है, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज द मोटर फाइबर्स ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये क्यों होता है, क्योंकि जो मोटर फाइबर्स होते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में विच टेक ओरिजिन फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, वो आपके जो ब्रेन में मोटर कॉर्टेक्स होता है जो आपकी मोटर एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है, ये वहाँ से डेवलप होते हैं। तो ऑफकोर्स अभी बताया था मैंने, क्रॉस टू द अपोजिट साइड इन द लोअर पार्ट ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के वो लास्ट में जो होता है क्रॉस हो जाते हैं, तो वही बताया था ना अभी, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी, तो इस वजह से ऐसा होता है। एंड देन डिसेंड डाउन इन द स्पाइनल कॉर्ड टू सप्लाई देयर रिस्पेक्टिव मसल्स, उसके बाद वो वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से जब क्रॉस हो गए तो स्पाइनल कॉर्ड से उसके बाद वो अपने अपने रिस्पेक्टिव मसल्स में चले जाते हैं सप्लाई करने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द साइड ऑफ लीजन, अब जो आपको अगर लीजन फॉर्मेशन हुआ है तो साइड ऑफ लीजन पर डिपेंड करता है इन द ब्रेन की जो आपका सिवियरिटी ऑफ हीमोप्लेजिया वेरीज। तो आपकी हेमोप्लेजिया जो है वो किस हिसाब से उसकी सिवियरिटी है वो ऑन द साइट ऑफ लीजन डिपेंड करता है। अ लीजन इन इंटरनल कैप्सूल वेयर ऑल द मोटर फाइबर्स आर कंडेंस्ड इन स्मॉल एरिया विल कॉज डेंस हेमिप्लेजिया। अगर आपकी जो इंटरनल कैप्सूल है अगर वहाँ पे लीजन बन चुका है, क्योंकि जो आपका इंटरनल कैप्सूल है उसमें सारे के सारे मोटर फाइबर्स कंडेंस्ड होते हैं, यानी कि एक बंच की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ कोई लीजन हो रहा है उस स्मॉल एरिया में तो उससे डेंस हेमिप्लेजिया होगा, क्योंकि वो एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नर्व बंडल्स को जो है वो क्या कहते हैं अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ कंप्लीट लॉस ऑफ पावर ऑफ ऑल मसल्स ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होगा कि आपकी जो बॉडी की हाफ ऑफ द बॉडी की मसल्स की पावर है वो सारे मसल्स की पावर चली जाएगी, ठीक है। वाइल अ लीजन एट कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल लेवल, अगर आपकी जो है कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल लेवल पे अगर लीजन होता है तो इससे क्या होगा कि जो आपकी हाफ ऑफ द बॉडी है विल कॉज वेरीड अमाउंट ऑफ वीकनेस ऑन वन हाफ ऑफ द बॉडी, यानी कि जो आपकी हाफ ऑफ द बॉडी है उसमें वेरीड वीकनेस आएंगे, यानी कि किसी किसी मसल को प्रॉब्लम होगी फंक्शन करने में, कहीं कहीं पे आपको वीकनेस आएगी, बट आपकी पूरी बॉडी जो है वो वर्क करना बंद नहीं कर देगी, लाइक पार्शली आपकी बॉडी फंक्शन करेगी, ठीक है। ये आपकी एक इमेज है जिसमें दिखाया गया कि जो आपका राइट हेमिप्लेजिया है और हेमी एनेस्थीसिया है, इसमें आपके लेफ्ट हेमिस्फेयर को डैमेज किया गया है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। देन कम्स सिटी स्कैन ऑब्टेन 2 आवर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम इन 65-year-old women विद लेफ्ट हेमिप्लेजिया। जिस विमेन को लेफ्ट हेमिप्लेजिया था 65-year-old विमेन को, उसका सिटी स्कैन लिया गया आफ्टर 2 आवर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम। तो उसका ये चीज़ देखी गई, देखिए ये डैमेज हुआ हुआ है, ये पूरा का पूरा ये पोर्शन ऐसे ये देखिए, ठीक है। और ये बंच में फॉर्मेशंस हैं डैमेज की। देन कम्स क्लिनिकल पिक्चर। क्लिनिकल पिक्चर में क्या है, आपके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। ऑनसेट एंड कोर्स, ऑनसेट में क्या है, एक्यूट ऑनसेट एंड रिग्रेसिव कोर्स, ठीक है। एक्यूट ऑनसेट यानी कि बहुत धीरे धीरे आपकी हेमिप्लेजिया की जो कंडीशन है वो शुरू होती है, वो एकदम से नहीं होती है। एंड रिग्रेसिव कोर्स यानी कि ये आप इसको दोबारा इरिवर्सिबल डिजीज़ नहीं है, आप इसे ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वैस्कुलर इन्फेक्टिव एंड ट्रोमेटिक लीजन से मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताए थे इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो ये उनकी वजह से रिग्रेसिव कोर्स है, ठीक है। फिर अगर एक्यूट है तो रिग्रेसिव है, ठीक है। अगर ग्रेजुअल ऑनसेट है, ग्रेजुअल ऑनसेट एक्यूट ऑनसेट वाला जो है वो आपका एकदम से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप कर जाएगा। ग्रेजुअल ऑनसेट जो है वो आपका कुछ टाइम धीरे धीरे करके डेवलप होगा और वो प्रोग्रेसिव कोर्स होता है, इसमें आपका न्यूप्लास्टिक लीजन आता है। फिर आता है रेमिटेंट एंड रिलैप्सिंग कोर्स, ठीक है। इसमें जो है आपका मतलब
एक बार ही होगा, फिर ठीक हो जाएगा और फिर रिपीट होता रहेगा, ठीक है। ये रिलैप्सिंग होता है कि एक बार ठीक हो जाएगा, उसके बाद पेशेंट में दोबारा डेवलप हो जाएगा। देन कम्स डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे होगा? हेमीप्लेजिया इज आइडेंटिफाइड बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय अ हेल्थ प्रोफेशनल। जो हेमीप्लेजिया है वो आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई जो डॉक्टर है, हेल्थ प्रोफेशनल है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर, जब हेल्थ वो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उससे आप हेमीप्लेजिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो रेडियोलॉजिकल स्टडीज़ लाइक अ सीटी स्कैन और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई, जो आपकी रेडियोलॉजिकल स्टडीज़ होती है जैसे कि सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया ऑफ द ब्रेन, शुड बी यूज टू कन्फर्म इंजरी इन द ब्रेन। तो इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें ब्रेन में कोई इंजरी हुई है या नहीं उसको कन्फर्म करना होता है। एंड स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड में भी, बट अलोन कैन नॉट बी यूज टू आइडेंटिफाई मूवमेंट डिसऑर्डर। बट हम इसको अकेले, जैसे सीटी स्कैन को या एमआरआई को भी हम मतलब सिंगली ये नहीं कह सकते कि हम मूवमेंट डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। सिर्फ एमआरआई करा लिया या सीटी स्कैन करा लिया इससे पता नहीं लगता है, बाकी दूसरे इन्वेस्टिगेशंस भी करने होते हैं। इंडिविजुअल्स हु डेवलप सीजर्स, जिनको सीजर हो जाते, सीजर डेवलप करते हैं, जो पेशेंट जिनको सीजर्स की प्रॉब्लम होती है, मे अंडरगो टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर इज फोकस ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज। क्योंकि जो सीजर होते हैं पेशेंट को एकदम से दोहरे पड़ते हैं, मीन्स उसकी एकदम से जो ब्रेन सिग्नल एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम जो पेशेंट सीजर जिसको होते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें ये टेस्ट करते हैं, हम उसमें ये पता लगाते हैं कि जो उसकी एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो किस पोर्शन ऑफ द ब्रेन में ज़्यादा हो रही है। ये आपका इमेज है, ये 9 मंथ ओल्ड बॉय है जिसको कि ये उसकी पोस्ट ऑपरेटिव लेफ्ट साइडेड हेमीप्लेजिया है, ठीक है। और ये लेफ़्ट साइडेड लोकल सीजर्स, उसको सीजर्स की प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ़्ट साइडेड हेमीप्लेजिया उसको हो रहा है, ठीक है। और लेफ़्ट साइड लोकल, यहाँ पे सीजर्स, ये देखिए ये सीजर्स वाला पोर्शन ठीक हो गया, यहाँ पे ये हेमीप्लेजिया वाला पोर्शन। अब ये एक और इमेज है जिसमें दिखाया गया है 52 ईयर ओल्ड वीमेन विथ राइट हेमीप्लेजिया, उसे जहाँ ये है राइट हेमीप्लेजिया उसे हुआ है, ठीक है। एंड एफेशिया, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इंजेक्शन विद ब्लड प्रेशर एट द बेस लाइन अर्ली आर्टरियल फेज शोज दैट लेफ्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी इज ऑक्लूडेड। देखिए इसमें जो आपने लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इंजेक्शन लगाया गया है, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी के लेफ्ट पोर्शन में विद द ब्लड प्रेशर एट बेसलाइन, जब उसका ब्लड प्रेशर जो था वो नॉर्मल था। अर्ली आर्टरियल फेज, उसके अर्लियर आर्टरियल फेज में देखा गया है कि जो उसका लेफ्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी है ये ऑक्लूड हुई है, यानी कि यहाँ पे ब्लॉकेज आई है जिसकी वजह से उसको हेमीप्लेजिया हुआ है। हेमीप्लेजिया पेशेंट यूजुअली शो अ कैरेक्टरिस्टिक गेट, उनको गेट एक कैरेक्टरिस्टिक है वो शो करते हैं, यानी कि उनको मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। द लेग ऑन द अफेक्टेड साइड इज एक्सटेंडेड, जो उनका लेग होता है जिस साइड उनकी अफेक्ट होती है ना, वो वाला लेग जो होता है एक्सटेंड हो जाता है, यानी कि एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन आपको पता है जब अवे फ्रॉम द बॉडी जाती है आपके, तो वह एक्सटेंशन होता है, तो एक्सटेंड हो जाता है, इंटरनली रोटेटेड। तो जो इंटरनली क्या होता है वो रोटेट हो जाता है एंड इज स्वंग इन अ वाइड लेटरल आर्क rather than lifted in order to move it forward। तो हम जब क्या करते हैं, जब हम मूवमेंट करते हैं तो वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन प्रॉपरली होता है, बट जब हेमीप्लेजिया वाला पर्सन जो होता है, जो उसका लेग होता है वो एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, और इंटरनली रोटेट होता है और उसके बाद वो वाइडली फैल जाता है, ना कि वो कोई लेटरल आर्क बनाए, ठीक है, लेटरल आर्क rather than lifted in order to move it forward। The upper limb on the same side is also adducted of the shoulder, तो जो उसका अपर लिम्ब है, ठीक है, वो भी ऐसे ही हो जाता है, अडक्ट हो जाता है, मीन्स बॉडी से आउट चले जाता है, फ्लैक्स्ड एट द एल्बो, और एल्बो से फ्लैक्स्ड हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। एंड प्रोनेटेड एट द रिस्ट विद द थंब टक्ड इनटू द पाम एंड द फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड इट। फिर क्या होगा कि जब वो फ्लैक्स हो जा रहा है, एल्बोज की फ्लैक्स हो रही है यानी बॉडी से खुल रही है, एंड प्रोनेटेड एट द रिस्ट विद थंब टक्ड इनटू द पाम, जो उसकी थंब है वो उसकी पाम में टक हो जा रही है, यानी कि अटैच हो जा रही है उससे, मीन्स, और फिंगर्स जो है वो कर्ल्ड अराउंड इट, यानी कि जैसे हम मुट्ठी कहते हैं बंद करना उंगलियों को, तो फिंगर थंब फिंगर अंदर और बाहर से बॉडी जो बाकी फिंगर्स है उसके ऊपर कर्ल हो जाती है, ठीक है।
तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन असेसमेंट बाय द रेलेवेंट हेल्थ प्रोफेशनल, कि जो आपका हेल्थ प्रोफेशनल है वो जिस हिसाब से असेसमेंट कर रहा है उसे जो रिजल्ट्स मिले हैं ट्रीटमेंट भी उस बेसिस पर ही होना चाहिए। मसल्स विद सीवियर मोटर इम्पेयरमेंट, जो मसल्स है जिनमें बहुत ज़्यादा सीवियर मोटर इम्पेयरमेंट हुआ है इंक्लूडिंग जिसमें वीकनेस आता है, नीड दीज थेरेपिस्ट टू असिस्ट दैम। अगर उसमें वीकनेस की प्रॉब्लम है तो उसको थेरेपिस्ट चाहिए होते हैं ताकि वो उसे एक्सरसाइज स्पेसिफिक एक्सरसाइज से असिस्ट करें ताकि वो थोड़ा ट्रीट हो पाए। फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, सर्जरी की जाती है, रिहैबिलिटेशन किया जाता है, असेसमेंट टूल्स भी होते हैं, FMA CSMA स्ट्रीम, ठीक है, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए ये स्टैंड बैलेंसिंग ट्रेनिंग है, ये पेशेंट को कराई जाती है, टेस्ट कराई जाती है, ठीक है। यहाँ पर वो बैठ रहा है, यहाँ पे वो उठ रहा है। फिर आता है प्रोग्नोसिस। इट इज़ नॉट अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर एक्सेप्ट लाइक इन अ ग्रोइंग ब्रेन ट्यूमर। ये कोई प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर नहीं है जो मतलब काफ़ी टाइम तक चलता रहे, मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस, अगर ये ग्रेजुअल है तो ही ये प्रोग्रेसिव होगा, अदरवाइज़ नहीं होता है। जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है वो धीरे 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 बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता है, तो ये वाली कंडीशन है। वंस द इंजरी इज अकर्ड, अगर एक बार इंजरी हो गई है, द सिम्टम शुडन वर्सन, जो सिम्टम है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं। बट लैक ऑफ मोबिलिटी, अगर मोबिलिटी कम है, अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अदर कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर, अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अब उसमें कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड अब कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है? मसल एंड जॉइंट स्टिफनेस, कि आपके मसल और जॉइंट्स जो होंगे वो स्टिफ हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। लॉस ऑफ एरोबिक फिटनेस, ठीक है, मसल स्पाज्म होगा, बेड सोर्स हो जाएंगे, प्रेशर अल्सर्स हो जाएंगे, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे बॉडी का तो ऑफकोर्स ये सारी कंडीशन डेवलप हो जाएगी। सडन रिकवरी फ्रॉम हेमीप्लेजिया इज़ वेरी रेयर, मीन्स कि ग्रेजुअल रिकवरी ही देखी जाती है, ठीक है, विद लिमिटेड रिकवरी। हेमीप्लेजिया में सडन रिकवरी कभी भी नहीं होती है, ठीक है, बट द मेजॉरिटी विल इम्प्रूव फ्रॉम इंटेंसिव स्पेशलाइज्ड रिहेबिलिटेशन। जो पेशेंट्स होते हैं मगर जिनको कि आप इंटेंसिव स्पेशलाइज्ड रिहैबिलिटेशन देते हैं, काफ़ी अच्छा और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देते हैं, वही पेशेंट थोड़ा रिकवर हो पाते हैं, बाकी इसमें सडन रिकवरी कभी नहीं देखी जाती। थैंक यू everyone, hope you all like the video. Do subscribe, share and like my video, and if you want more videos like this, keep updated and do subscribe my channel.